चलिए, आपका टॉपिक है इस्लाम शाह सूर। इस्लाम शाह सूर ये पुत्र है शेर शाह सूरी का। इसका जो टाइम पीरियड है वो इसने 10 साल तक शासन करा है। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो रही है और ये 1555 तक शासन कर रहा है। इसके बारे में अपन कुछ चीजें जान लेते हैं। इसका मूल नाम जलाल है। जलाल। इसका एक अन्य नाम भी है और इसका अन्य नाम है सलीम शाह। सलीम शाह। मतलब जलाल नाम से बैठता सीधे सीधे गद्दी पे तो मजा नहीं आता, तो इसने खुद का नाम क्या कर लिया है गद्दी पे बैठते टाइम, इस्लाम शाह सूर। शासक बनते समय अपना नाम क्या रखा, नाम इस्लाम शाह सूर रखा। सूर रखा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा। अब ये जो परिवर्तन कर रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये इसका समय इतना ज्यादा नहीं है। खैर, इसका और शेर शाह सूरी का कोई मुकाबला हो नहीं सकता है। शेर शाह सूरी एक बहुत योग्य शासक है, जबकि इस्लाम शाह सूर जो है वो एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा है, ऐसा मान लो, क्योंकि इसके पिताजी ने बहुत कुछ हासिल करा था। ये उड़ाएगा नहीं, अपने पिताजी का कमाया हुआ उड़ाएगा नहीं। बस इसके जो निर्णय रहेंगे वो बहुत ज्यादा कड़े निर्णय रहेंगे। तो अपन वो देखते हैं। ये पहला काम क्या कर रहा है, तो आगरा के स्थान पे ग्वालियर को राजधानी बना रहा है। की जगह ग्वालियर राजधानी बने, राजधानी बनी। मतलब अपने पिताजी की, मुगलों की, सबकी राजधानी हटा के इसने खुद के मन से कौन सी राजधानी बना दी है, ग्वालियर। दूसरा काम क्या कर रहा है, तो इसने इस्लामिक कानूनों का फारसी में अनुवाद करा है। कानूनों का फारसी में अनुवाद करा है। अनुवाद करवाया। और जब ये बेटा फारसी में अनुवाद करवा रहा है तो कुल मिला के इसने एक इस्लामिक संहिता बनवा दी है। मतलब कानूनों की संहिता बनवाई। तुम कुछ सोचो, इस्लामिक अलग अलग बुकों में अलग अलग कानून है। अब ये क्या करवा रहा है, ये आदमी उन कानूनों को इकट्ठा करवा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस्लामिक संहिता, इस्लामिक कानूनों की संहिता का निर्माण करवा रहा है। इस्लामिक संहिता मतलब कानून होते हैं, तो ये क्या करवा रहा है, इस्लामिक संहिता का निर्माण, संहिता का निर्माण तो सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, क्या आगरा की जगह ग्वालियर राजधानी किसने बनाई? तो आप लोग क्या बताओगे, इस्लाम शाह सूर, है ना। इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किसने करा, जोड़ के किसने रखा? तो आप लोग क्या बताओगे, बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक शासक था ये। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कड़े निर्णय लेने वाले शासक होता है ना, जो बहुत ज्यादा अपने आप की सोचता है ना, दूसरों की कोई कदर नहीं करता, वैसा कुछ शासक है ये आदमी। अपने सिंहासन पे जूते रख के सिजदा और पायबोस करवा रहा है। सिंहासन पर जूते रखकर सिजदा करवाया।
सिजदा और पाइबोस करवाया। हाँ हाँ कराया। ये बलबंद द्वारा बनाए गए थे। ये असलियत में इस्लाम के विरुद्ध में है। इस्लाम में ऐसा करवाना अलाउ नहीं है, क्योंकि इस्लाम साफ साफ कहता है कि आप अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुक नहीं सकते हो। पर यहाँ पे सिजदा, सिजदा मतलब ऐसे सलाम करना, प्रणाम करना किसी को। पाइबोस मतलब पैरों को चूमना। तो ये जूतों को चुमवाता था कि मतलब तुम्हारी कुछ हैसियत ही नहीं है मेरे आगे इतना दिखाने के लिए। हैसियत तो तब रहती चलो मेरे पैर चूमो, तुम तो सिर्फ जूते ही चूम रहे हो। ऐसा शौकीन आदमी था कि मेरे जूते तो मैंने मेरे सिंहासन पे रख रखे हैं, तुम आओ पहले जूते को प्रणाम करो, जूते चूमो और घर जाओ। ऐसा आदमी था। पाइबोस मतलब पैर चूमना होता है। सिजदा मतलब झुक के प्रणाम करना, और पाइबोस का मतलब पैर चूमना। बोसा, बोसा मतलब होता है चूमना। फारसी भाषा में बोसा लेना मतलब किसी को चूम लेना। तो पाइबोस मतलब पैरों को चूमना। आ रही है बात बेटा समझ में? शेरशाह सूरी ने सरकारें बनवाई थी, अलग अलग सरकारों में बांटा था सब जगह को। तो इस्लाम शाह सूर हर सरकार में अपने जूते भिजवाता था। शुक्रवार शुक्रवार को, शुक्रवार को मेन नमाज होती है मुसलमानों की। तो पहले अल्लाह के आगे झुको, फिर मेरे जूते चूमो। हर शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को। क्या प्रत्येक शुक्रवार को सरकार में प्रत्येक शुक्रवार सरकार में। हाँ अरे एक आदमी तो, एक नाम दो आदमियों के, एक नाम दो आदमियों के भी तो हो सकते हैं ना। ये क्या करवा रहा है? प्रत्येक शुक्रवार में सरकारों में अपने जूते भिजवाकर सिजदा और पाइबोस करवाता था। अरे खूब अजीब अजीब लोग मिलेंगे अभी तुमको। यहां तक कि सिर्फ सिजदा और पाइबोस ही नहीं होता था, न्याय का काम भी ऐसे ही होता था। मतलब न्याय के लिए किसी जज को बैठना पड़ता था, पर वो जज नहीं बैठता था सरकारों में, जूते बैठे रहते थे। तो क्या करवा रहा है ये? न्याय का काम भी करवा रहा है, प्लस न्याय भी करता था। इनडायरेक्टली दिखाना चाहता है अपनी जनता को कि मेरे में इतनी ताकत है कि मेरे जूते भी जहां पड़े रहते हैं वहां पे भी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। समझ रहे हो ना? मैं नहीं हूं तो मेरे जूते हैं, और आपको उसका भी इतना सम्मान करना पड़ेगा कि अगर नहीं करा तो फिर सजा भुगत दो। इसकी जो शादी हुई है वो मालदेव की पुत्री लालबाई से हुई। जी मालदेव की पुत्री लालबाई से हुई। क्या बेटा? क्या किससे शादी हो रही है? मालदेव की पुत्री लालबाई से। इसके जीवन पे भी एक दाग है। इसने शेख अलई नाम के मेहदवी को मरवाया था धर्म के नाम पे कि ये मेहदवी है, मेरे को पसंद नहीं है, तो मार दो। ये बेटा खूब है। अलई नामक महदवी को मरवाया, ठीक है बेटा, बस इसका और कुछ भी नहीं। ये भी ग्वालियर में मरा और
इसकी मृत्यु 1555 में कहाँ हो रही है? ग्वालियर में। हाँ बेटा, हिंदुओं से हो जाती थी ना शादी। जैसे किसी राज्य पे आक्रमण करा, अब अगर वो शासक या तो हार गया या हारना नहीं चाहता, तो सीधी सी बात है संबंध बना लो। संबंध बनाने से एक फायदा रहता है कि अब आप खुद सोचो कि जमाई बन गया है सामने वाला, तो अपने ससुर पे क्यों हमला करेगा, अपने साले पे क्यों हमला करेगा, रहता है ना बेटा। ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। आगे बढ़े बेटा, अपन यहाँ पे उत्तराधिकारी देख रहे हैं कि कौन कौन उत्तराधिकारी हैं। शेरशाह सूरी के बाद में कौन कौन से शासक हुए, जिसमें एक इस्लाम शाह सूर है। इस्लाम शाह सूर की मृत्यु के बाद में और शासक बनेंगे, देखते हैं अपन। कुतुब तो बेटा वो होता तो कभी ना कभी आत्महत्या ही करता, वो क्यों, कमजोर लोग तो कमजोर ही होते हैं। इस्लाम शाह सूर की मृत्यु हो रही है ना। शाह सूर 1555 में मृत्यु। ठीक है, यहां तक बेटा समझ में आ गया। इसकी मृत्यु के बाद में क्या हो रहा है? तो इसके 3 पुत्र हैं, तीनों का अलग अलग जगह शासन है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लो। इसका पहला पुत्र है जिसका नाम अहमद खां है। अहमद खां ये खुद को सिकंदर शाह सूर के नाम से उपाधि धारण करके और खुद को शासक घोषित कर देगा। अहमद खां खुद को सिकंदर शाह सूर, शाह सूर, ये उपाधि लेगा और खुद को शासक घोषित कर देगा। ये कहां का है? तो ये पंजाब का है। इसका क्षेत्र कौन सा है? पंजाब। अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्षेत्र बांटे थे, पिताजी मर गए, पिताजी के मरने के बाद में अब क्या होगा भाई? आपस में लड़ेंगे। बस ये लड़ाई चालू हो रही है बेटा इनके बीच में। पहला शासक पंजाब का शासक है अहमद खां, खुद को सिकंदर शाह सूर के नाम से अपने आप को शासक घोषित कर लेगा। दूसरा है आगरा और दिल्ली का शासक इब्राहिम खान सूर। इब्राहिम खां सूर, इसका शासन कहां पे? आगरा और दिल्ली में। दिल्ली में यह खुद को आगरा और दिल्ली में शासक घोषित कर देगा कि आज से बादशाह कौन है? मैं, इब्राहिम खां सूर। ये खां, इब्राहिम खां सूर बेटा, ये इसके दादाजी तो शेरशाह सूरी है ना। नहीं सर, वो क्या नाम, इसके दादाजी का नाम शेरशाह सूरी। हाँ, शेरशाह सूरी के दादाजी का नाम। हाँ, वो पार के बहुत बहुत पुरानी बात होगी, वो उसको खुद को भी याद नहीं रहता होगा, अब तो जितना तो याद रख लिए। एक और शासक है अदाली, इसका नाम है मुबारिज खां। ये बिहार का शासक है, मुबारिज खां। बिहार का शासक है। सब ने अपने आप को अलग अलग शासक घोषित कर दिया कि चलो पापा अब शांत हो गए हैं, है ना, अब अपने क्या करना है? अब अपने को खुद को शासक घोषित करना है। इसका एक और नाम भी आदिल शाह सूर भी है। आदिल शाह सूर, पर कई लोग इसको अदाली मूर्ख भी बोलते हैं। आदिल शाह सूर को क्या बोलते हैं? अदाली, अदाली या मूर्ख शासक। हाँ, मूर्ख है बेटा ये। क्योंकि ये क्या करता है? ये नाच गाने में ज्यादा व्यस्त रहता है, सिर्फ नाच गाने में ही व्यस्त रहता है। अब आप राजा हो, कभी कभी नाच गाना देख रहे हो तो ठीक भी लगता है, हाँ, वो दिक्कत है। आप बस दिन रात नाच गाना ही देख रहे हो, आपको फुर्सत, आप उठते हो फिर डांस देख लेते हो, फिर शराब पी लेते हो, फिर सो जाते हो। हाँ तो कभी कभी महफिल हो तो ठीक लगता है, तुम दिन रात महफिलें सजाओगे तो ठीक थोड़ी है।
मोहम्मद शाह रंगीला जैसा, है ना, वो भी ऐसा ही था। अब देखो बेटा आगे क्या हो रहा है। तो ये जो सिकंदर शाह है, सिकंदर शाह सूर है, वो इब्राहिम खान या इब्राहिम शाह सूर को हरा देगा, इब्राहिम खान को हरा देगा। सिकंदर शाह सूर ने इब्राहिम खान को हराया। हाँ, को हराया। अब दिल्ली पे कौन शासन बन गया है? सिकंदर शाह सूर। इब्राहिम खान को हरा दिया है, तो अब शासक कौन है? सिकंदर शाह सूर। ये जो मुबारिज खान है ना, ये बिहार का शासक है और ये अपनी राजधानी बनाएगा चुनार को। इसकी राजधानी क्या है? चुनार। ये भी लिख लेना, धानी चुनार है इसकी। जो कभी पूछने में आ जाए, कभी एग्जाम में पूछ ले कि मुबारिज खान की राजधानी क्या थी, तो आप लोग बता देना चुनार। अब फिर से 1555 का समय याद कीजिए, जब मैंने आपको शुरुआत में, जब मध्यकालीन इतिहास चालू करा था पढ़ाना, तब मैंने आपको शुरुआत में डेट्स लिखवाई थी। तब हुमायूं के 2 अलग अलग पार्ट बताए थे कि हुमायूं 2 बार आएगा भारत में। जब शेरशाह सूरी ने एक बार तो भगा दिया है। इस्लाम शाह सूर एक मजबूत शासक है, आपने देख ही लिया कि इतना मजबूत शासक है वो। पर इसके बाद के जो बच्चे हैं, जब हुमायूं उनको लड़ते हुए देख रहा है आपस में, तो फिर से आएगा भारत में। जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो बाहरी लोग फायदा उठाते हैं। ये वहां की भी कहानी है, अपने घरों की भी कहानी है, राइट। आगे बढ़ रहा है, अपन देखते हैं बेटा ये कैसे आगे बढ़ रहा है। अब हुमायूं आ रहा है, तो युद्ध हो रहे हैं कुछ, आपको उनको देखना है। हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूर, क्योंकि दिल्ली में शासन किसका है? सिकंदर शाह का। इसने हरा दिया है ना सिकंदर शाह ने इब्राहिम शाह को, तो अभी शासक कौन है दिल्ली में? सिकंदर शाह। तो हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूर। इनके बीच में कुछ युद्ध हो रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेना। पहला युद्ध है मच्छीवाड़ा का युद्ध। और दूसरा युद्ध कौन सा है? सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। ये भी कब हो रहा है? 1555 में। और ये भी कब हो रहा है? 1555 में। यहां पे भी एक तरफ मुगल हैं, और मुगलों की तरफ से कौन लड़ रहा है? तो मुगलों की तरफ से लड़ रहा है बैरम खान। ये बैरम खान पहचान गए कौन है? कौन है बैरम खान? जो बाद में जाकर अकबर को संभालेगा, ये वही बैरम खान है। और अकबर क्या करेगा? अकबर इस बैरम खान को मरवाएगा और बैरम खान की जो पत्नी है, जो इसकी मां की उम्र की, उससे शादी करेगा। अरे बहुत होगा बेटा, ये मध्यकालीन इतिहास है बेटा। ये रक्त रंजित है, खून से भरा हुआ, चालाकी से भरा हुआ, है ना, धोखों से भरा हुआ, झूठी कस्मों से भरा हुआ। हाँ, यही है इसमें यही देखने को मिलेगा तुमको। मच्छीवाड़ा का युद्ध हो रहा है, मुगलों की तरफ से कौन लड़ रहा है? बैरम खान। और इब्राहिम खान सूर, सिकंदर शाह सूर की तरफ से कौन लड़ रहा है? नसीब खान और तातार खान। नसीब खान और तातार खान। कौन जीतेगा बेटा इसमें? बैरम खान। तभी तो हुमायूं आ पाएगा। बैरम खान नहीं जीतता तो फिर अकबर भी नहीं आता। ये सब आए हैं, मतलब बैरम खान जीत रहा है इस युद्ध में। जब नसीब खां और तातार खां, वैसे नहीं भारत पे शासक बन के आने की बात तू ज्यादा डिटेल में मत जाया कर बेटा। सिकंदर शाह सूर ने भी खुद युद्ध के लिए नहीं आया और अपने सेनापतियों को भेजा था, जिसका एक का नाम था नसीब खां और तातार खां।
ये दोनों बैरम खान से हार जाते हैं, बैरम खान जीत जाता है। तो इस बार सिकंदर शाह सूर खुद आ रहा है, तो फिर से सेकंड युद्ध हो रहा है, सर हिंद का युद्ध। एक साइड कौन है, तो एक साइड है बैरम खान, बैरम खान तो जीता है। दूसरी साइड कौन है, सिकंदर शाह सूर। अभी कौन जीतेगा, बैरम खान ही जीतेगा वापस से। कौन जीता, बैरम खान जीता। मतलब इसका तो पूरा खेल खत्म। इब्राहिम खां को पहले ही सिकंदर शाह हरा चुका था, राइट। अब सिकंदर शाह को किसने हरा दिया, हुमायूं ने हरा दिया, मतलब कुल मिला के बैरम खान ने हरा दिया। बचा कौन है, एक ही आदमी, बैरम खान। ये बैरम खान है ना, ये मत समझ लेना है, बैरम खान। ये कौन है, बैरम खान है। अब कौन बचा है, कौन बचा है, मुबारिज खान आखिरी में बचा है पूरे युद्ध में। एक ही बेटा बचा है, अब इसको हराना है, राइट। तो अब इसके बारे में जान लो। इसका एक और नाम है आदिल शाह मुबारिज खां। इसकी उपाधि है अदाली, ये उपाधि है इसकी अदाली। और अदाली का मतलब ही होता है मूर्ख। अदाली का मतलब क्या होता है, मूर्ख। इसकी कुछ चीजें हैं, इसकी राजधानी चुनार है, और ये गायक और नर्तक है। कौन है, गायक है और नर्तक है। हाँ, ये मोरनी डांस करता है एक मतलब उधर युद्ध हो रहे हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया है, छोटे भाई को फिर बड़ा भाई जीतने के बाद बड़े भाई को किसने मार दिया, हुमायूं की सेना ने मार दिया। ये मोरनी नृत्य कर रहा है बस। तो खुद क्या है, मोरनी नर्तक है, मोरनी नृत्य करता है, मोरनी नृत्य करता है, मोरनी नृत्य में पारंगत है। हाँ हाँ बेटा, मोरनी नृत्य में क्या है बेटा, बहुत ज्यादा पारंगत है, मोरनी नृत्य बहुत अच्छा करता है। अच्छा, ये मोरनी नृत्य का जनक भी बोलते हैं इसको इतना अच्छा है, इसको भारत में मोरनी नृत्य का जनक तक कहा जाता है। मतलब इधर युद्ध चल रहे हैं, हुमायूं भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, ये मोर बन के नाच रहा है, इसको मोरनी नृत्य का जनक तक बोला जाता है। पर इसके पास में एक चीज है, एक व्यक्ति है जो बड़े काम का है, और वो भारत में हीरो की तरह देखा जाता है, जिसका नाम क्या है, हेमू। और उसका पूरा नाम क्या है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये एक रैयतवाड़ी बनिया है, वाड़ी बनिया है। ये पहले नमक का कारोबार करता था। ये नमक का कारोबार करता था। कई लोग इसको आखिरी हिंदू शासक भी मानते हैं कि ये आखिरी हिंदू सम्राट था या आखिरी हिंदू शासक था। पर ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो मुबारिज खां के अंतर्गत या आदिल शाह या अदाली के अंतर्गत काम करता है। इसके बारे में और जानते हैं। रैयतवाड़ी बनिया है ये, धीरे धीरे ये पहले क्या काम करता था, नमक का कारोबार करता था। ये इतना ज्यादा योग्य था कि धीरे धीरे क्या बन गया, मुबारिज खान के इतने करीब आ गया कि मुबारिज खान ने उसको पीएम भी बना दिया और अपना सेनापति बना दिया। पीएम भी था प्लस सेनापति भी था। पीएम भी था और सेनापति भी था। इसने कुल मिला के 24 युद्ध लड़े थे जीवन में, 24। और 24 में से केवल ये शुरुआत के 2 युद्धों को हारा था, बाकी सारे युद्ध जीता था। युद्ध लड़े, सिर्फ प्रारंभिक 2 हारा, बाकी सब जीता था ये युद्ध, कभी कोई सी युद्ध नहीं हारा था। यहां तक समझ में आया बेटा?
हेमू के बारे में कुछ और चीजें भी जान लो। ये अंतिम हिंदू शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। अंतिम हिंदू शासक, हिंदू शासक, ये अंतिम हिंदू शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है, की उपाधि धारण करी, धारण की। इसकी एक और उपाधि भी है बक्काल। इसकी एक और उपाधि क्या है? बक्काल। ये कई बार ये भी पूछा जाता है बेटा कि भारत में कितने शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है, तो इसके साथ में ही कहीं ऐसा बॉक्स बना के लिख लेना कि भारत में 14 शासक हुए जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है, तो 14वां शासक था। विक्रमादित्य बहुत बड़ी उपाधि है, जैसे चक्रवर्ती उपाधि धारण करते थे कि मैंने चारों ओर जीता है ना। अलग अलग शासक अलग अलग उपाधियां धारण करते थे। जैसे राम भगवान भी आखिरी में एक उपाधि धारण करना चाहते थे, है ना, कि चक्रवर्ती की जॉब, जो जिन्होंने सब क्षेत्र जीते हो, बाद में उनके बच्चे ही नहीं करने देते हैं, रोक लेते हैं, उनको पता नहीं रहता कि मेरे पिताजी का घोड़ा है, राइट। वैसे मध्यकाल में आप लोग विक्रमादित्य उपाधि देखोगे। प्राचीन काल में गुप्त शासक, है ना, जो विक्रमादित्य की उपाधियां धारण करेंगे। तो ऐसे बहुत बड़ी उपाधि है हिंदू शासकों के लिए। तो ये भी आखिरी शासक है जो विक्रमादित्य उपाधि धारण कर रहा है, और भारत में टोटल 14 शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है। यहां तक कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं है? इसका मूल नाम हेमचंद्र है, लिखवा दिया मैंने, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? 24 युद्ध लड़े वगैरह सब बता दिया। एक युद्ध हो रहा है पानीपत का, पानीपत का द्वितीय युद्ध। एक तरफ कौन है? तो एक तरफ अकबर है। हुमायूं का समय है, पर हुमायूं ने अकबर को भेजा है बैरम खान के साथ में युद्ध करने के लिए, ताकि मेरा बेटा भी सीख जाए युद्ध करना। खैर उसको बहुत पीछे रख रखा है, इस चीज का ध्यान रखना। अकबर है प्लस बैरम खान है, खां है। चुनार से हेमू आता है। इस चीज को लेकर इतिहासकारों में विवाद है कि क्या इसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करा था या नहीं करा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी किसकी तरफ से लड़ रहा है? मुबारिज खान की तरफ से लड़ रहा है हेमू। पर अभी के जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि दिल्ली आएगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य खुद का राज्याभिषेक करवाएगा, और तब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा और बोलेगा कि आप अब एक हिंदू शासक से लड़ोगे। इसलिए कई इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि आखिरी हिंदू शासक है, आखिरी हिंदू सम्राट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? हेमू लड़ रहा है। हेमचंद्र विक्रमादित्य लड़ेगा। युद्ध ऐसा हुआ बेटा कि लगभग हेमचंद्र विक्रमादित्य जीत गया था। मुगल सेनाएं पूरी तरीके से हार गई थी। इन्होंने जो पहला हमला करा है हेमचंद्र विक्रमादित्य के नेतृत्व में, मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, उनको पीछे हटना पड़ गया था। पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथी पे बैठा हुआ था, हाथी के ओहदे में बैठा हुआ था वो। तभी एक गोली आती है और हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख में जाके लगती है, और जैसे उसकी आंख में गोली लगेगी हेमचंद्र विक्रमादित्य बेहोश हो जाएगा, मरने से का घायल हो जाएगा, क्योंकि आंख के बाद में डायरेक्ट ब्रेन आ जाता है, राइट। वो घायल होगा, तभी उसके जो सेनापति रहेंगे वो उसको नीचे उतार देंगे। उसने गलती यही करी कि वो सबसे आगे आके लड़ने लग गया। गोली लगी, घायल हुआ, सैनिकों ने उतार लिया। अब बाकी जो सैनिक लड़ रहे हैं उनका उत्साह खत्म हो गया, क्योंकि जब राजा नजर नहीं आता है युद्ध के मैदान में तो सैनिकों का उत्साह खत्म हो जाता है कि अगर लड़ भी लिए, जीत भी गए, तो आपस में लड़ लेंगे ये लोग, हम पता नहीं किस पक्ष से लड़ेंगे और हमको पता नहीं कौन मार देगा, राइट। ऐसा होगा तो क्या हो रहा है? हेमचंद्र विक्रमादित्य को गोली लग रही है,
गोली लगने से हेमचंद्र की गोली, बेटा बकायदा गन आ गया था उस टाइम पे, तीर की नहीं बोल रहा हूं मैं बंदूक की गोली की बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल, हेमचंद्र विक्रमादित्य। जब बेटा तोपों का आविष्कार हो चुका है, बाबर यहाँ पे तोप और बारूद लेके आ गया है, चला रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो रहा है। खैर भारत में पहली बार तोपों का उपयोग यहाँ नहीं हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। कई लोग बच्चे गलत कर देते हैं कि भारत में पहली बार तोपों का उपयोग बाबर के समय पे हुआ। ऐसा नहीं हुआ था। जब मैं आपको दक्षिण भारत का साम्राज्य पढ़ाऊंगा विजयनगर, तब आप लोगों को बताऊंगा कि पहली बार युद्ध तोपों का उपयोग विजयनगर में होगा, बारूद का उपयोग विजयनगर में होगा। अभी बस इतना समझ लो कि गोली लगने से हेमचंद्र विक्रमादित्य घायल होगा और फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी, घायल और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब घायल होगा तो इनकी सेना का उत्साह खत्म हो जाएगा, खत्म। और कौन जीत जाएंगे? फिर से अकबर और बैरम खान की विजय होगी। यहां तक बेटा समझ में आया? ये कुल मिला के सूर्यवंश था, सूर्यवंश का इतिहास था। सूर्यवंश शेरशाह सूरी जैसे शासक ने शुरू करा। बस इतनी सी बात थी कि अगर शेरशाह सूरी कुछ समय और रुक जाता तो शायद मुगलों का नाम भी ना होता धरती पे। भारत में कभी मुगल टिक भी नहीं पाते, शायद अंग्रेज भी शायद ही टिक पाते, अगर ये शेरशाह सूरी कुछ और समय रुक गया होता तो। कुछ इतिहासकार हैं, उन्होंने कुछ वक्तव्य बोले हैं शेरशाह सूरी के लिए, मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। उसमें से एक इतिहासकार ने बोला है कि शेरशाह सूरी ने जो 5 साल में कर दिया वो मुगल छोड़ो अंग्रेज भी नहीं कर पाए, तो कितनी बड़ी बात थी। इसलिए शेरशाह सूरी का मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि मध्यकालीन इतिहास में अकबर और उसके बाद में शेरशाह सूरी, ये 2 लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखते हैं। खैर अकबर और शेरशाह सूरी की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि अकबर ने कई सालों तक शासन करा है और शेरशाह सूरी मात्र और मात्र सिर्फ 5 सालों तक शासन करके गया है। थैंक यू बेटा।